हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हैं 14 अक्टूबर 2022। तो आज के करंट अफेयर को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पे हम लेके आते हैं डेली ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का एनालिसिस और कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपको फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। कल जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन यानी आत्मनिर्भर भारत कैंपेन को कब स्टार्ट किया था। तो इसका जवाब है 12 मई 2020 को। तो इसके पीछे जो विजन था बेसिकली ये था कि जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं चीज़ों को, हमारी जितनी भी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं मैक्सिमम, चाहे डिफेंस से हों, ऑटोमोबाइल से हों, कम्युनिकेशन से हों, किसी भी चीज़ से, तो हम मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट को कम करते हुए अपना सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने, खुद प्रोड्यूस करें चीज़ें और आने वाले टाइम में उन चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करें। तो उसके तहत ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था 2020 में। देश के अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे? हमने कल की वीडियो में भी बात करी थी कि अभी जो करंट चीफ जस्टिस हैं यू ललित, उन्होंने एक परंपरा निभाते हुए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक परंपरा है कि जो चीफ जस्टिस होता है करंट, वो रिटायर होने से पहले एक नेम जो है वो सजेस्ट करता है गवर्नमेंट को कि इनको बनाया जाए नेक्स्ट। तो उन्होंने रिकमेंड किया था डीवाई चंद्रचूड़ का नाम। तो अब ये न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और अपना पदभार संभालेंगे 9 नवंबर को, और इनका कार्यकाल 2 साल का रहेगा और 50th चीफ जस्टिस होंगे ये भारत के। अगले चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी महत्वपूर्ण फैसलों के मेंबर रहे हैं, उन पैनल्स के, उन कमिटीज़ के। जैसे हम बात करें राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, जो एक विवाद चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था पिछले कई सालों से, तो उसको ख़त्म करने वाली, उसके तहत फैसला देने वाली जो 5 जज बेंच थी, उसके मेंबर भी डीवाई चंद्रचूड़ थे। और सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज करना, 377 सेक्शन बेसिकली रिलेटेड है जो समलैंगिकता है उससे रिलेटेड, तो उसको डीक्रिमिनलाइज किया एक कमेटी ने, उसमें भी चंद्रचूड़ जी थे। और सबरीमाला हम जानते हैं केरल के अंदर एक फेमस टेंपल है, बहुत ही प्रसिद्ध माना हुआ टेंपल है, लेकिन यहाँ पे वुमेन की एंट्री अलाउड नहीं है। तो ट्रेडिशनली ऐसा होता आया है, तो उसके पीछे पिटिशंस थे कि वुमेन को भी एंट्री मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि इनको एंट्री अलाउ करनी चाहिए। तो उस कमेटी के भी मेंबर डीवाई चंद्रचूड़ थे। हाल ही में एक फैसला आया है कि जो प्रेगनेंसी होती है उसको टर्मिनेट करना या उसको अबॉर्ट करने का जो राइट है, केवल वो मैरिड वुमेन को नहीं होना चाहिए, अनमैरिड वुमेन को भी होना चाहिए। तो उस कमेटी के भी मेंबर थे होने वाले चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। इलीगल ट्विन टावर ऑफ नोएडा, हम जानते हैं पूरे देश की निगाहें इस पर थी जब इसको डिमोलिश किया जा रहा था। काफ़ी टाइम से मीडिया इसको कवर कर रहा था और सब लोगों ने इसको लाइव भी देखा था। तो इस ट्विन टावर को इलीगल डिक्लेयर करने वाले में भी डीवाई चंद्रचूड़ का अहम रोल था। अब अगर हम बात करें एमबीबीएस से रिलेटेड, तो एक अलग न्यूज़ और अच्छी न्यूज़ भी हम कह सकते हैं कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी भोपाल दौरे पे 16 अक्टूबर को एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर की जो टेक्स्ट बुक हैं हिंदी वर्जन उनका, उसको लॉन्च करेंगे। तो अभी तक मैक्सिमम पढ़ाई जो होती आ रही थी एमबीबीएस को इंग्लिश में ही होती आ रही थी, लेकिन अब रीजनल लैंग्वेजेस और हिंदी को भी प्रमोट करने की कवायद चल रही। तो उसी सिलसिले में फर्स्ट ईयर की जो टेक्स्ट बुक होंगी इनको इनॉग्रेट करेंगे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी मध्य प्रदेश भोपाल में 16 अक्टूबर को। और ऐसा करने वाला पहला स्टेट बन जाएगा मध्य प्रदेश जहाँ पे हिंदी के अंदर मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही हो। तो मध्य प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग ने कहा कि ये जो बुक बनी है इतनी इजीली नहीं बनी है, इसके पीछे 8-9 महीने की कवायद लगी है, उसके पीछे की मेहनत लगी है, जिसको एक 97 डॉक्टर्स की टीम ने, एक पैनल ने बनाया है और उसको ट्रांसलेट किया है। तो इसके पीछे लेकिन कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, मतलब कुछ लोग इसके फेवर में भी हैं इस डिसीजन की, कुछ लोग अगेंस्ट में भी हैं। जो फेवर में है उनका ये कहना है कि हाँ, हमें अपने रीजनल लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करना चाहिए एजुकेशन के अंदर और सारे एरियाज़ के अंदर। और जो अपोज कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जो हिंदी में अगर पढ़ाई कर लेगा कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, तो अगर वो नॉन हिंदी बेल्ट में जाएगा तो उससे उसको प्रॉब्लम ना हो, कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी वहाँ कम ना हो। ये एक बेसिकली इसके अगेंस्ट में भी कही जा रही है बात। फाइनेंस और इकोनॉमी से रिलेटेड बात करें तो अभी भारत सरकार ने वन टाइम ग्रांट दिया है 22,000 करोड़ रुपीस का पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग फर्म्स को, जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये जो कंपनीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं भारत गवर्नमेंट की। ये हम जानते हैं कि पेट्रोल डीजल तो सप्लाई करती हैं, उसके साथ में एलपीजी भी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी सप्लाई करती हैं इंडियन हाउस होल्ड्स को।
तो ये करती हैं सप्लाई एक रेगुलेटेड प्राइस पे, मतलब सिलेंडर की प्राइसेस रेगुलेटेड होती हैं, लेकिन इंटरनेशनल रेट्स जो इसके होते हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इन कंपनीज़ को लॉस बियर करना पड़ता है। तो पिछले 2 सालों के अंदर इनको काफ़ी लॉस हुआ होगा, तो उसको रिकवर करने के लिए भारत सरकार ने इनको इतना पैसा दिया है 22,000 करोड़ रुपीज़, ताकि वो अपने लॉस को रिकवर कर सकें थोड़ा-सा। इकोनॉमी से रिलेटेड ही इन्फ्लेशन, अभी रिटेल इन्फ्लेशन 5 महीने के हाई पे पहुंच गया है 7.41% सितंबर महीने में। और अगर हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें, ये 22 महीने के हाई पे पहुंचा है लास्ट मंथ 8.41% पे। आप ये देख सकते हैं रिटेल इन्फ्लेशन और जो है फूड इन्फ्लेशन किस तरीके से एक्सपेक्टेड था और किस तरीके से ये इसका ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है। तमिलनाडु गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी पहल, जिसमें स्लेंडर लॉरिस, आप देख सकते हैं ये एक पिक्चर एक एनिमल की, इसको स्लेंडर लॉरिस बोलते हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक एरिया को नोटिफाई किया एज अ सेंचुरी। तो इसके हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसको बचाने के लिए और दूसरी कोशिशें होंगी। तो एक जिसकी सेंचुरी है 11,000 हेक्टेयर्स में फैली है तमिलनाडु के 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनका नाम है करूर और डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट्स। तो हम अपने आप में कह सकते हैं कि देश का पहला ऐसा स्टेट होगा ये जो स्लेंडर लॉरिस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेंचुरी जिसने बनाई है, और बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये तमिलनाडु सरकार का। एक बुरी खबर, कल मिग 29K फाइटर इंडियन नेवी का कल क्रैश हो गया गोवा के पास। तो हालांकि जो उनके स्पोक्स पर्सन है उनका ये कहना है कि पायलट को तो बचा लिया गया है, कोशिश चल रही है उनकी रिकवरी की, लेकिन खबर ये कि मिग 29 और जो मिग के दूसरे वर्जन्स हैं ये हमने बहुत बार देखा है गिरते रहते हैं, जो कि बहुत पुराना फ्लीट है एक रशिया से जो लिया गया था। तो अब इनको धीरे धीरे रिप्लेस करने की बात चल रही है रफाल और दूसरे फाइटर जेट्स के थ्रू। नेशनल अफेयर्स में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक दिवाली गिफ्ट दिया है रेलवे के एम्प्लॉयज़ को। ये गिफ्ट क्या है, बेसिकली 78 डेज़ का जो एक्स्ट्रा बोनस है वो इसके एम्प्लॉयज़ को मिलेगा। 78 डेज़ का मतलब लगभग 2.5 महीने का। तो इससे लगभग 11 लाख रेलवे के एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो बेनिफिटेड होंगे, उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन भारत सरकार पे जो इसका खर्चा आएगा वो आएगा लगभग 1832 करोड़ रुपीज़ का, 1800 करोड़ रुपए का, तो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। भारत में पिछले कुछ टाइम में एयर ट्रैवल काफ़ी बढ़ा है और भारत सरकार कोशिश कर रही है कि एयर ट्रैवल को और ज़्यादा इनकरेज किया जाए, मोटिवेट किया जाए। इसी के तहत एक बहुत बड़ा आयाम कल अचीव किया है भारत में लोगों ने और एयर सर्विस प्रोवाइडर्स ने। टोटल 4 लाख लोगों ने एयर ट्रैवल किया एक दिन के अंदर। तो एक बहुत बड़ा फिगर है हमारे लिए और ये समझने के लिए कि आने वाले टाइम में किस तरीके से एयर ट्रैवल और बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा। हम पिछले आज़ादी के बाद से अगर देखें तो किस तरीके से इसमें इम्प्रूवमेंट आए हैं, चेंजेस आए हैं। तो 70 सालों के अंदर पिछले 74 एयरपोर्ट्स बने थे, लेकिन जब से न्यू गवर्नमेंट आई है पिछले लगभग 8 सालों में, तो 69 न्यू एयरपोर्ट बने हैं पिछले 8 सालों में ही, 69। तो टोटल अभी हमारे पास जो एयरपोर्ट की स्ट्रेंथ है वो है 143 और प्रपोज्ड हैं कि आने वाले कुछ और सालों में मतलब 2030 तक 220 एयरपोर्ट हम भारत के अंदर बनाएंगे। तो इस पे गवर्नमेंट काम कर रही है। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर जिसके अंडर में सब चीज़ें आती हैं वो हैं मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेशनल अफेयर्स में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी उन्ना दौरे पे थे अपने हिमाचल प्रदेश में। उन्होंने वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखी है बल्क ड्रग पार्क की और IIIT ऊना मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऊना की उन्होंने आधारशिला रखी है और डेडिकेट किया है नेशन को, जो कि बनाया जाएगा टोटल 1923 करोड़ रुपीज़ में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जैसे हम जानते हैं नॉर्थ ईस्ट के दौरे पे हैं, अगरतला में थे, अभी वो आसाम पहुंची हैं। तो उन्होंने कल फ्लैग ऑफ किया है अगरतला खोंगसांग जनशताब्दी एक्सप्रेस और अगरतला कोलकाता एक्सप्रेस को। नॉर्थ ईस्ट के अंदर रीजनल कनेक्टिविटी इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है धीरे धीरे, और ख़ास तौर से एयर कनेक्टिविटी और रोड और रेल कनेक्टिविटी को अलग अलग तरीके से वहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इस इनिशिएटिव के थ्रू अगरतला जुड़ेगा मिज़ोरम, आसाम, वेस्ट बंगाल, इन सारे स्टेट्स के साथ में ट्रेन से, रेल कनेक्टिविटी से। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव। 13 अक्टूबर सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड साइट डे के रूप में। वर्ल्ड साइट डे बेसिकली जो आईज़ हैं उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ आते हैं उसको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, लोगों को इनकरेज करने के लिए कि अपनी आईज़ को प्रोटेक्ट करें, उसकी हेल्थ का ध्यान रखें। तो आज के टाइम पे भी जैसे हम देखते हैं लोग मैक्सिमम टाइम अपना मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स पे स्पेंड करते हैं। तो उस चीज़ के लिए कि आपके आईज़ पे काफ़ी असर होगा इन सारी चीज़ों का और दूसरी भी चीज़ों का, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वर्ल्ड साइट डे मनाया जाता है।
13 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन भी मनाया गया। 14 अक्टूबर की हम बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी माँ भारती के सपूत ये एक इनिशिएटिव को लॉन्च करेंगे आज नेशनल वॉर मेमोरियल से। कल की वीडियो में हमने इसमें डिटेल में इसको कवर किया है, डिस्कशन किया है कि है क्या चीज़। तो जो कैजुअलिटीज़ हो जाती है ट्राई सर्विसेज में, मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर जो कैजुअलिटीज़ हो जाती है, डेथ हो जाती है सोल्जर्स की और वहाँ पर काम करने वाले लोगों की, तो उनको गवर्नमेंट तो प्रोटेक्ट करती है, फाइनेंशियली उनको हेल्प करती है। लेकिन अगर कोई आम जन उनकी मदद करना चाहे पैसे देके और उनको कुछ हेल्प करके, तो उसके लिए एक वेबसाइट बनाई जाएगी डेडिकेटेड, जहाँ पे लोग अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उनको हेल्प कर सकते हैं। तो उसको लॉन्च करेंगे राजनाथ सिंह जी आज। इसके साथ ही ख़त्म करते हैं आज के सेशन को इस क्वेश्चन के साथ में। जैसे कि अभी हमने बात करी कि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति जो हमारी हैं वो नॉर्थ ईस्ट के दौरे पे हैं। तो त्रिपुरा में थी, उनके 2 दिन वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम हुए थे। तो उनको वहाँ पे रिसीव किया था, कंपनी किया था वहाँ के गवर्नर ने और चीफ मिनिस्टर ने। तो आपको ये बताना है कि अगरतला के जो गवर्नर हैं वो कौन हैं, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख के बता सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोस हम रोज़ लेके आते हैं जिसमें हम करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जनरली किसी को अगर अपनी करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग करनी हो, नॉलेज बढ़ानी हो, तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, वीडियो को लाइक करें और कंटिन्यूअसली इस चैनल पे अपडेटेड रहें। थैंक यू।